बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने आपसे लास्ट वीलॉग में ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन के सदर कौन सा तोहफ़ा लेकर गए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो ये बड़ा नायाब तोहफ़ा था। यानी जो चीज़ वो अपने मुल्क से लेकर गए वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद भी आनी थी। यानी इससे पहले जब ये प्लान हो रही थी मुलाकात, तो उस वक्त यूक्रेन को बड़ी उम्मीदें थी अमेरिका से। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो है वहाँ पे नई जो हुकूमत है उसकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो बाइडन ने जो है पैसा पानी की तरह बहाया यूक्रेन के ऊपर, और इसी लड़ाई में अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कुछ बैनुल अक़वामी ख़बरों के अंदर ये छपा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर हथियार बेचे हैं यूक्रेन को, और पाकिस्तानी हथियार यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में इस्तेमाल हुए हैं, और बाकायदा इसका कोई मुआहदा भी मंजर आम पे लाया गया है। बहरहाल पाकिस्तान इसका एक बहुत छोटा सा प्लेयर था, और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में पाकिस्तान के हथियार चाहिए थे या पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए थी, तो इमरान खान के होते हुए तो वो मुमकिन नहीं था। उसके बाद जो कुछ भी इमरान खान के साथ हुआ वो आपके सामने है। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ज़ेलेंस्की जो है वो लेकर गया था एक बेल्ट। ये गोल्डन बेल्ट है और ये UFC की है। यानी UFC जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बॉक्सिंग के और इंटरनेशनल कंपटीशंस होते हैं, और एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था सऊदी अरब के शहर रियाद में, और ये मुकाबला बड़ा मकबूल हुआ था पूरी दुनिया में। इसमें फाइनली दो बॉक्सर्स के बीच में एक बड़ी जंग थी, जिनमें एक बॉक्सर था वो बरतानिया का था और दूसरा बॉक्सर यूक्रेन का था। दोनों बॉक्सर्स के बीच में फ़ाइट हुई थी सऊदी अरब के शहर रियाद में, और ये दिसंबर 2024 में ये फ़ाइट हुई है। आपसे लगभग कोई 2 माह पुरानी बात है, दो ढाई माह पुरानी बात है। यानी दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में थी, 22 या 23 दिसंबर को ये फ़ाइट थी। मैंने ये फ़ाइट देखी भी थी। तो इस फाइट में जो यूक्रेन का बॉक्सर था अलेक्जेंडर यूजेक, उसने शिकस्त दे दी बरतानवी टाइसन फ्यूरी को, और ये टाइटल जीतकर वो अपने साथ अपने मुल्क ले गया। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को UFC के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर, इन स्पोर्ट्स के अंदर बड़ी दिलचस्पी है, लिहाजा फिर वो जो बेल्ट है वो बेल्ट बतौर तोहफ़ा यूक्रेन का सदर लेकर आया था देने के लिए अमरीकी सदर को। और वो वहाँ पे जब ये बातचीत कर रहे हैं, तो अगर आप यूक्रेन के सदर की बैक साइड पे, यानी उनका जो राइट आर्म है उसकी बैक साइड के ऊपर जो एक टेबल पड़ा हुआ है, वहाँ पे ये बेल्ट आप पड़ी हुई देख भी रहे हैं। तो वो अपने साथ ये बेल्ट लेकर आए और बड़ा नायाब तोहफ़ा उन्होंने दिया डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन उसके बाद जो माहौल बना वो आपके सामने है। एक सेनेटर ने पहले समझाया भी था ये सिचुएशन बन जाएगी, इसके बारे में ट्रंप के एक सेनेटर हैं जो ट्रंप के साथी हैं, लिंडसे ग्राहम। ये यूक्रेन के हामी हैं और रशिया के बहुत ख़िलाफ़ हैं, और इनकी सोच ज़रा ट्रंप से मुख्तलिफ है। तो ये सेनेटर पहले मिले थे ज़ेलेंस्की को, और इन्होंने कहा था कि जनाब आपने एहतियात करनी है, मीडिया या कोई और आपको भड़काए नहीं, आपने बड़ी एहतियात के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करनी है, और ये आपका एक बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की जो है वो थोड़ा उन्होंने जज्बात दिखाया, क्योंकि जंग के अंदर एक आदमी होता है तो वो डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होता है। तो उसके बाद जो सिचुएशन बनी है वो अब आपके सामने है। वहाँ पे वाइट हाउस में ऐसा तो कभी किसी सफ़ीर के साथ नहीं हुआ जैसा एक मुल्क के प्रेसिडेंट के साथ हो गया, और बाद में मुबैना तौर पे उन्हें कहा गया कि आप वाइट हाउस को छोड़ दें। अब यूरोप के अंदर इनको काफ़ी पजीराई मिल रही है। यूरोप में जब ये गए बरतानिया, तो बरतानिया में वज़ीर आज़म ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकल कर बहुत आगे तक आकर इनका इस्तकबाल किया, इनको बगलगीर हुए और लेकर अपने साथ गए अंदर। उसके अलावा जो है वो शहज़ादा चार्ल्स, अभी तो वो बादशाह हैं चार्ल्स, उन्होंने मुलाकात की है और बड़ा ज़बरदस्त रिसेप्शन उन्होंने भी दिया है यूक्रेन के सदर को। और जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने भी इसके ऊपर एक फ़ैसला किया है। यानी यूरोप के जितने बड़े लीडर्स हैं उन सबका ये कहना है कि जब तक जंग है वो यूक्रेन के संग होंगे। यानी जब तक जंग यूक्रेन के संग, सिंपल आप करें उर्दू में तो वो ये है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक रशिया के साथ यूक्रेन की जंग जारी रहेगी हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे, यूक्रेन को पैसा देते रहेंगे। देखिए एक बात हमें माननी पड़ेगी, खाली हथियार नहीं लड़ते होते, फ़ौज भी लड़ती होती है। और फ़ौज और अवाम अगर एक पेज के ऊपर हो तो फिर कोई भी फ़ौज मुकाबला कर लेती है। रशिया जैसी बड़ी फ़ौज का मुकाबला यूक्रेन जैसा छोटा मुल्क या उसकी फ़ौज नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके लिए उन्हें जदीद हथियार चाहिए थे, बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए था, बहुत सारा पैसा चाहिए था। तो वो सब कुछ यूरोप ने और अमेरिका ने उनको दिया था।
लेकिन लड़े तो ग्राउंड के ऊपर यूक्रेन के फौजी हैं या यूक्रेन की पब्लिक लड़ी है। और वो क्या कमाल लड़े हैं, यानी इतनी रेजिलियंस जो उन्होंने दिखाई है रशिया के खिलाफ, वो इन हथियारों के बगैर तो मुमकिन नहीं था जो यूरोप ने और अमेरिका ने दिए हैं, उस मदद के बगैर भी मुमकिन नहीं था जो यूरोप ने और अमेरिका ने दी है। लेकिन फिर भी लड़ने के लिए लोग चाहिए थे जो अपने मुल्क का दिफा करते, अपने मुल्क के लिए डट कर खड़े हो जाते। बहरहाल लड़ाई तो उन्होंने अच्छी लड़ी है। अब यूरोप कब तक सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यूरोप का टोटल जो बजट है दिफाई, सारे यूरोप जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब का मिलाकर जो दिफाई बजट है, अकेले रशिया का दिफाई बजट उससे ज़्यादा है। अमेरिका के बगैर रशिया को टैकल करना या काउंटर करना ये मुश्किल हो जाएगा। और इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी कहाँ से आएंगे, इतनी बड़ी तादाद में हथियार कहाँ से आएंगे, बहुत बड़ी मिकदार के अंदर हथियार चाहिए। तो ये वो बड़े सवालात हैं जो आने वाले दिनों में उठेंगे। मेरे ख्याल में या तो यूरोप को अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर वापस लाना पड़ेगा, या फिर अमेरिका की बात मानते हुए एक ऐसी जंगबंदी की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें यूक्रेन के लिए कुछ ज़्यादा हौसला अफजा चीज़ें नहीं है, बल्कि यूक्रेन को कुछ ना कुछ लूज़ करना पड़ेगा। पाकिस्तान में अमन अमान के लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन अमान हो। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का अमन अमान जुड़ा है, और ये इसलिए है कि हमने बाकायदा अफ़गानिस्तान के अंदर बड़े लंबे अरसे तक मुदाखलत की है, और फिर वहाँ से भी पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत होती है। यानी पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी होती थी बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में या उसके बाद भी वो हमें बार बार ये बताते रहे हैं कि इंडियन इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान में, और वो वहाँ से दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल करते हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। लिहाजा जब तक कि अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। तो हमारा अमन मशरूत है अफ़गानिस्तान के साथ। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो अब अफ़गानिस्तान के साथ एंगेजमेंट्स कर रही है। उन्होंने एक मुतालबा किया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, और ये बड़ा जायज़ मुतालबा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहती है कि जी फटाफट आप TORs तैयार करें, यानी जो भी आपने बातचीत करनी है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, उसके TORs बनाए जाएं ताकि उनकी रोशनी में हम बातचीत करें। अकोड़ा खटक धमाके के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक से अफ़गानिस्तान से बातचीत से मुताल्लिक TORs जल्द अज जल्द मंजूर करने का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाक अफ़गानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यानी TORs जल्द अज जल्द मंजूर करें। यानी ये तो वफाक नहीं तय करना है ना कि हम किन चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं और किन चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर सकते। यानी एक सूबा जाके अब जिन चीज़ों पे वफाक तय कर देगा कि ये वाली बातें हमने अफ़गानिस्तान के साथ करनी है और ये वाली बातें हमने नहीं करनी, ये चीज़ें हम तय कर सकते हैं, और ये वाली चीज़ें जो है वो इनसे आगे हमने नहीं बढ़ना। तो अपनी लिमिट्स जो है वो वफाक तय करेगा, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी का इशू है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बराह रास्त इसमें उसका नुकसान होता है या बलूचिस्तान का नुकसान होता है, मुतासरा सूबे हैं दोनों। लिहाजा यहाँ से जो गवर्नमेंट है वो अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करेगी। वफाक अपने TORs की मंजूरी में मज़ीद ताख़ीर से गुरेज करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हंगामी बुनियादों पर वफद अफ़गानिस्तान भेजना चाहती है। अपने अवाम के जानो माल की हिफाजत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, और वफाक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की रोकथाम की बजाय इस अहम मसले पर सियासत करने से गुरेज करे। वफाक को पंजाब और सिंध के वज़ीर आला के बैरूनी दौरों पर कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भारत से स्मोक डिप्लोमेसी करती हैं, यानी उन्होंने बातचीत की है, वहाँ पे भी लेटर लिखा है कि जनाब आपका स्मोक या आपका जो धुआं है, जो फसलें आप जलाते हैं वो पंजाब में आता है और वो नुकसान करता है। कभी दिवाली की मौके के ऊपर ये कहा जाता है। और यहाँ पे चाइना का भी दौरा किया मरियम नवाज़ ने, और ये क्लेम किया कि जी उनका बड़ा जो है ज़बरदस्त दौरा था और बड़ा कामयाब दौरा था। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ क्योंकि पाकिस्तान का अमन जुड़ा है, लिहाजा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसको बाकायदा इजाज़त होनी चाहिए, TORs उनको बनाकर देने चाहिए ताकि वो जाएँ, जाकर अपने सूबे में अमन व अमान के लिए अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करें। और अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क है, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे घबराएं या डरें। आप उनके साथ बात करें, हमारी तरह के लोग हैं, हमारे जैसे उनके मसाइल हैं, बल्कि उन्होंने अपने मुल्क में बहुत सारी चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज में संभाला है, और वो चाहे खारजी ताल्लुकात हों या उनके दाखिली मामलात हों, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, कुछ इख्तलाफात रहेंगे, उनका अपना एक तर्ज़ हुक्मरानी है, उनका अपना एक तरीक़ाकार है, पाकिस्तान का अपना एक तर्ज़ हुक्मरानी है, पाकिस्तान का अपना एक तरीक़ाकार है, हमारा आइन, उनका सिस्टम, ये सब मुख्तलिफ है और ये मुख्तलिफ रहेगा भी, लेकिन साथ ही साथ रहना दोनों ने इकट्ठे है। आप अपने हमसाए तब्दील नहीं कर सकते। हमसायों के मामले में
एक चीज़ जो है वो हमेशा कंफर्म रहती है कि आप अपने हमसाए को तब्दील नहीं कर सकते, आप उसके साथ ताल्लुकात को बेहतर या ख़राब कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये चॉइस नहीं होती कि आप अपने हमसाए को तब्दील कर लें या वहाँ पे लाके किसी और को आप बसा लें। ऐसा मुमकिन नहीं होता। नाज़रीन, IMF का वफद जो है वो पाकिस्तान का जो इक्तसादी जायज़ा लेने के लिए अब आ रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। आज से ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और 14 मार्च तक ये मुज़ाकरात रहेंगे। इससे पहले आपको पता है कि IMF का जो एक और वफद पाकिस्तान में आया था और उन्होंने एक एक इदारे का एक एक चीज़ का जायज़ा लिया था। इतनी डेप्थ में वो कभी नहीं गए तारीख़ में। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से भी मिले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, बार काउंसिल से मिले। इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों के अंदर पहली मरतबा IMF इस लेवल तक गया, इतना अंदर तक गया कि हमने उससे पहले कभी सुना नहीं था। तो पूरा का पूरा मुल्क उनके सामने गिरवी रखा गया और उन्होंने कुछ तजावीज़ बनाकर दी हैं। ये जो वफद आ रहा है ये उन तजावीज़ के साथ आ रहा है। वो जो पहले वाला वफद था वो यहाँ से गया, उसने सारी सिचुएशन सामने रखी, वो एक्सपर्ट्स थे, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के ये मामलात हैं, इंसानी हकूक़ के ये मामलात हैं, अदम एतमाद लोगों का क्यों बढ़ता चला जा रहा है और जो पाकिस्तान के अंदर अदलिया की सिचुएशन है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी हैं अब आने वाले वफद के सामने। अब ये वफद तजावीज़ लेकर आएगा जिन पे पाकिस्तान को अमल दरामद करना पड़ेगा। आज से इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिपोर्ट होंगी और जो रिपोर्टर्स ये कवरेज करते हैं, जो कॉमर्स रिपोर्टिंग करते हैं, जो वजारत ख़जाना के मामलात को रिपोर्ट करते हैं, वो आने वाले दिनों में हमें बताएंगे कि IMF इस मरतबा किन शराइत के साथ आ रहा है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए पाकिस्तान पर मज़ीद दबाव डाला जाएगा। बहरहाल ये IMF का वफद जो है ये पाकिस्तान आज से काम शुरू कर रहा है, 14 मार्च तक काम करेगा। उसके बाद इन्हीं के अगली किस्त के ऊपर इन्हिसार है कि पाकिस्तान अपना आने वाला बजट कैसा पेश करता है। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत एक नया बजट बनाने जा रही है। अप्रैल और मई में उस बजट की तैयारियां होनी है, बल्कि अब से काम शुरू हो चुका है और जून में ये बजट पेश किया जाएगा। मईशत की सूरत हाल आपके सामने है, पाकिस्तान की बहुत ही पतली हालत है। तो ऐसी सूरत हाल में जब IMF ने आपके ऊपर पूरा शिकंजा कसा हुआ है तो आप एक अवामी बजट कैसे पेश कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है मौजूदा हुकूमत के लिए, जो इस वक्त बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जो आवाम में उनको बिल्कुल पजीराई नहीं मिली। बिजली बहुत महंगी कर दी, गैस बहुत महंगी कर दी, पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया। उससे पाकिस्तान की मईशत को कुछ हद तक इन्होंने संभाला है। यानी अगर आप IMF की रिपोर्टें देखें या वर्ल्ड बैंक वगैरह से आप बात करें तो वो कहेंगे जी पाकिस्तान की मईशत के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान की आवाम की क्या हालत हो रही है इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। यानी आप आवाम का खून पसीना नचोड़ते जाएं और आप कुछ पैसा इकट्ठा करके दिखाएं, आलमी इदारों को देखें हमने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, तो एक लेवल तक आप वो आवाम का खून निचोड़ सकते हैं या आवाम का खून पसीने की कमाई आप एक लेवल तक निचोड़ सकते हैं। उसके बाद में पब्लिक रिएक्शन दे देती और वो टाइम ऐसा लगता है कि अब करीब आ रहा है। बहरहाल ये अब जायज़ा लेने के लिए ये डॉन की भी एक खबर आई हुई है, इसमें जियो ने भी और दीगर जो पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार हैं उन तमाम ने छापी हुई है। आने वाले दिनों में इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहन ने एक इंटरव्यू दिया है नौरीन खानम नियाज़ी साहिबा ने। वैसे इमरान खान की बहनें भी कमाल है, यानी शौकत खानम साहिबा ने अपने बच्चों की कमाल तरबियत की है। चाहे वो इमरान खान है, वो अकेला भाई है, उनका कोई और भाई नहीं है, लेकिन उनकी बहनों ने भाइयों की कमी को पूरा किया है। यानी अगर 10 भाई भी हों तो वो शायद इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर सकें या इतनी मुश्किलात में इस तरह खड़े ना हो सकें जैसे इमरान खान साहब की बहनें खड़ी हुई हैं। अब डॉक्टर नौरीन खानम नियाज़ी साहिबा जो हैं ये हसन नियाज़ी की वालदा भी हैं। इनका अपना बेटा इस वक्त 2 साल से बंद है, पहले मिलिट्री कस्टडी में था, वहाँ से उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। अब इनका बेटा जो है वो जेल के अंदर बंद है और वहाँ तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था हसनैन रफ़ीक साहब के साथ, और हसनैन साहब जो हैं वो नया पाकिस्तान वाले हैं, उन्होंने इनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया है। उसमें बता दिए बेटे की भी कमी है और भाई इमरान खान की भी कमी है रमज़ानुल मुबारक में, लेकिन इमरान खान के लिए तकलीफ़ ज़्यादा है क्योंकि जिस तरह उनको जेल में रखा गया है और ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, तो भाई की तकलीफ़ मुझे ज़्यादा है, बेटे की उतनी नहीं है। बल्कि बेटे के हवाले से उन्होंने कहा जी कि बेटे को कुरान पाक पढ़ने का, तरावियाँ पढ़ने का, नमाज़ें अदा करने का, अल्लाह के करीब होने का मौका मिल रहा है। मेरा बेटा नौजवान है, वो ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर भी सकता है और मैं ये समझती हूँ कि ये उसकी और बाकी बच्चों की तरबियत हो रही है। जब वो बाहर आएंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। तो बतौर माँ वो बड़े हौसले में नज़र आई हैं, लेकिन बतौर बहन उन्हें बड़ी तकलीफ़ है कि उनके भाई के साथ जो कुछ इस उम्र में किया जा रहा है और जैसे उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है,
इस हवाले से उन्होंने कहा जी उन्हें काफ़ी तकलीफ है और इमरान खान साहब की तकलीफ उनके बेटे की तकलीफ से ज़्यादा है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट आई है और ये कौमी असम्बली से आई है और ये सालाना रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में प्रायोरिटीज़ क्या है या तरजीहात क्या है इस हुकूमत की। ये सालाना रिपोर्ट है और कौमी असम्बली से आई है। एक तरफ अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में तकरीबन 300% इजाफा कर दिया गया है। अंदाज़ा कीजिए आप, जो अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया और वो जो इजाफा किया गया वो 300% तक किया गया। ये कौन सी रिपोर्ट कह रही है? ये असम्बली से आने वाली सालाना रिपोर्ट है। अच्छा, दूसरी तरफ अखराजात कम करने के लिए, यानी एक तरफ जितने लोग वहाँ पे आते हैं ये सैकड़ों की तादाद में है, 100 के करीब तो सेनेटर्स हैं, फिर जो आपके कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं वो लगभग कोई 300 के करीब है। अभी क्योंकि कुछ मखसूस नशिस्तें नहीं दी हुई लिहाजा उनको आप माइनस कर दें, लेकिन 300 से ज़ायद ही हैं अभी भी मेरे ख्याल में। तो इतने लोग मौजूद हैं, उनके लिए 300% उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया और 200 से ज़ायद मुलाजमीन इसलिए फारिग कर दिए सरकारी मुलाजमीन कि हम पैसा बचाना चाहते हैं। ये है तरजीहात कि गरीब आदमी को तनख्वाह देने के नाम के ऊपर भी आपको डर लगता है। आप कहते हैं जी तनख्वाह छीन लो, गरीब आदमी की नौकरी छीन लो, इसको इसके घर भेज दो, हमने नहीं देने पैसे। और अमीर आदमी जो करोड़ों रुपया लगाकर इलेक्शन लड़के आते हैं और उसके बाद इनमें से बेशतर लोग पैसा बना रहे होते हैं, उनकी तनख्वाहें 300% तक बढ़ा दी गई हैं। ये जब इस तरह की प्रायोरिटीज़ होंगी ना नाज़रीन, तो फिर मुल्क इसी तरह आगे बढ़ेगा जैसे इस वक्त आगे बढ़ रहा है। कल मैंने आपको एक और ख़बर दी थी कि वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान के, उनकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी के ऊपर झंडा लगाने से एक 20वें ग्रेड की ऑफिसर ने इनकार किया तो उन्हें फारिग कर दिया गया। अब ये शहबाज राणा साहब ने खबर दी थी, मैं तो खबर सुन के हैरान रह गया कि जिस बंदे की ड्यूटी है कि टैक्स इकट्ठा करना है, वो टैक्स चोरी वाली गाड़ी कैसे चलाने के लिए आमादा हो सकता है? यानी वो तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता कि उसको देख के तो सारे लोग टैक्स चोर हो जाएंगे। तो वज़ीर ख़जाना ने ये जो हरकत की या उनसे मनसूब ये हरकत रिपोर्ट हुई, ये इंतहाई बदकिस्मती है पाकिस्तान की। एक और ख़बर है और ये उससे भी ज़्यादा दुख देने वाली खबर है। अहमद फरहाद साहब को आप सब जानते हैं, बड़े इनकलाबी शायर हैं, बड़ी शानदार शख्सियत के मालिक हैं, बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं और कश्मीर का एक ऐसा बेटा है जिस पे कश्मीरी फ़ख्र कर सकते हैं। तो अहमद फरहाद साहब की अहलिया को गिरफ्तार किया गया एक भोंडे मुकदमे में, और मैंने जितने लोगों से भी पूछा, चाहे वो वहाँ पे लॉयर्स हैं, चाहे वो वहाँ पे रिपोर्टर्स हैं, वो सब मुझे ये कहते हैं जनाब ना सर है ना पाँव है इस मुकदमे का, कोई चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं है जिस बुनियाद के ऊपर यह मुकदमा कायम रह सके। लेकिन वहाँ पे अदालत एक के बाद एक रिमांड उनका देती चली जा रही है। अब अहमद फरहाद साहब ने एक दिन पहले ये रिपोर्ट किया था और सोशल मीडिया को भी ये बताया था कि उनकी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि अहमद फरहाद साहब पे दबाव डाला जाए ताकि वो अपने मौक़िफ़ को तब्दील करें या अपने मौक़िफ़ के अंदर लचक लेकर आए। अब ये एक siyaasat.pk ने रिपोर्ट किया है, अहमद फरहाद साहब ने भी रिपोर्ट किया है और बड़ी तकलीफ दे बात है जो जज साहिबा ने कही है अहमद फरहाद की अहलिया को। ज़रा अदालत को दिखाएं कि कहाँ कहाँ आप पर तशद्दुद हुआ है। एक खातून जज ये तो नहीं कह सकती अदालत में कि आप दिखाएं कहाँ पे तशद्दुद हुआ है। जब वो कह रही हैं कि तशद्दुद हुआ है तो आपको फिर मेडिकल का ऑर्डर देना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि जी फौरी तौर पे ले जाएं और ले जाकर इनका मेडिकल करवाएं। ये नहीं हो सकता कि आप एक खातून की अदालत में तजलील करें और आप ये कहें कि आप दिखाएं आपके ऊपर कहाँ पे टॉर्चर हुआ है। अब वो खातून भरी अदालत में क्या दिखाएं आपको? ये बड़ी बदकिस्मती है। शायर अहमद फरहाद की अहलिया की अदालत में अपने ऊपर तशद्दुद की शिकायत पर इस्लामाबाद की सिविल जज शाइस्ता कुंडी साहिबा के एहसास से आरी रिमार्क्स कि ज़रा अदालत को दिखाएं कि कहाँ कहाँ आप पर तशद्दुद हुआ है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। अदालत तो मुल्ज़िम के लिए होती है। मुल्ज़िम जो होता है वो फेवरेट चाइल्ड होता है अदालत का। जब वो आपको कह रही हैं कि मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ तो आप उनका मेडिकल करवाइए ताकि लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो इस तरह की हरकतें करने से बाज रहें। अब एक खातून ने जब ये कहा दूसरी खातून को तो उन्होंने ये सोच कर कहा होगा कि मुझे यहाँ से इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो उनकी तज़हीक हुई है ये काबिल मज़म्मत है। अब पता नहीं इसके ऊपर क्या होना चाहिए, लेकिन ये जो जजेज़ हैं उनको ये मामला देखना चाहिए। जो सीनियर जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों का मजाक ना उड़ाएं या लोगों के लिए ऐसे परेशानी पैदा ना करें, या लोअर कोर्ट्स को कम से कम ये चीज़ें तो बताई जाएं कि ख़वातीन का एहतराम किया जाए। आपको याद है इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया था जज ज़ेबा साहिबा के बारे में एक जुमले का, तो उन्होंने जज साहिबा की अदालत में जाके बाद में माफ़ी मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद
उनके ऊपर कितना शिकंजा कसा गया था। अब एक और ख़ातून है, क्या इनकी इज्जत नहीं है? सिर्फ जज ज़ेबा जो हैं वही एक ख़ातून है, और ये अहमद फरहाद की वाइफ जो है ये ख़ातून नहीं है। ख़ातून क्या सिर्फ वही होगी जो जरदारी ख़ानदान में या शरीफ ख़ानदान में पैदा होगी, और सिर्फ उनकी इज्जत होगी और किसी की इज्जत नहीं होगी? नादरीन, एक खबर और है, और वो ये है कि ओन अब्बास बप्पी और दीगर कुछ लोग हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और ये लोग अब पम्फलेट बनाकर लोगों के अंदर एक नई किस्म की मुहिम चला रहे हैं। लोगों को पम्फलेट्स देते हैं, उन्हें बताते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में महंगाई कितनी थी, आजकल के दौर में महंगाई कितनी है। लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि लोग उनके साथ जुड़ें। ये थोड़ी सी स्पेस जितनी उनको मिलती है उतनी वो गेन करते हैं। जैसा कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवाया है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे इवेंट है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी को लोगों के साथ जोड़ कर रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी एक नई हिकमत अमली है कि किसी ना किसी तरह लोगों को अंगेज रखा जाए, लोगों के साथ अपने आप को जोड़ कर रखा जाए। जितनी स्पेस मिलती है, थोड़ी मिलती है, ज़्यादा मिलती है, उसको गेन किया जाए और उसका फ़ायदा उठाया जाए, और जहाँ मौका मिले वहाँ पे लोगों के साथ बात की जाए। नाज़रीन, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैं अब फिर आपसे ये बात कह रहा हूँ कि गंदम का एक बहरान खुदा न खास्ता हमारे दरवाजे पर खड़ा है, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा की वो घटिया पॉलिसी है जिसमें उन्होंने किसानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया, और 11% कम काश्तकार जो है वो रिपोर्ट हुई है। अब आपको $1 अरब की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। ये पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के ऊपर एक बड़ा बोझ होगा। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।